Hello everyone, welcome back to another lecture. So today we'll be talking about UN and international organizations. एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं. So यूनाइटेड नेशन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम. सिस्टम यानी कि सिस्टम में यूएन तो आता ही है, उसके साथ में कुछ फंड्स एंड प्रोग्राम्स आएंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आएंगी, कुछ और एजेंसीज एसोसिएटेड बॉडीज आएंगी, कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, राइट. इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं हम कहते हैं दिस इज अ यूएन सिस्टम. सिंपल, राइट. अब जैसे कि आज हम पढ़ेंगे फंड्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में. सो व्हाट आर प्रोग्राम्स एंड फंड्स? प्रोग्राम्स एंड फंड्स आर बेसिकली ऐसी बॉडीज जो कि बनाई गई थी एक ही एरिया पे काम करने के लिए. यूएन को जब बना दिया गया 1945 में, उसके बाद में ऐसा लगा कि अच्छा ये एरियाज पे भी स्पेशल फोकस होना चाहिए, तो ये बॉडीज बाद में बनी थी. जैसे कि आप यूनिसेफ के बारे में सुनते हो, इट इज अ टाइप ऑफ फंड एंड प्रोग्राम विच वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. और ये किस तरह से यूएन के साथ काम करते हैं? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से, यानी कि ये अपनी मर्जी से फंडिंग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं यूएन को और साथ में काम करते हैं. यूएन इनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता है. देन दूसरी तरह की आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जिन्हें हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे कि यूनेस्को, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये अगेन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर एक असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जितना यूएन ने कहा कि भाई इस एरिया में काम करना है तो इतनी फी देनी पड़ेगी, उसको कहते हैं असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. तो या तो वॉलंटरी या असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू यूएन से जुड़ते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाते हैं. यूएन को भी फायदा हो रहा है, इन बॉडीज को भी फायदा हो रहा है, राइट. तो आज हम इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. शुरू करते हैं फंड्स एंड प्रोग्राम्स के साथ में. ओके, नाउ देयर आर दीज 6 फंड्स एंड प्रोग्राम्स विच वर्क विथ यूएन. तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत ये 6 बॉडीज एग्जिस्टेंस में आई और ये एक फोकस्ड मैंडेट पे काम करते हैं. फोकस्ड मैंडेट पे काम करना मतलब कि अगर यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो डेवलपमेंटल रिलेटेड एरियाज में ही काम करेगा. अगर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, तो वो सिर्फ इस एरिया में काम करेगा. ठीक है, फोकस मैंडेट है. अच्छा, अब इस टॉपिक से या इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो समझो. तो इस टॉपिक को तैयार करने की एक अप्रोच सेट हो जाएगी. बड़ा फैक्चुअल सा सीधा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, हर एक जो बॉडी आप देख रहे हो, फंड प्रोग्राम की हो या स्पेशलाइज एजेंसी की हो, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, आपको ये नहीं याद करना है कि मैम फंड प्रोग्राम में ये 6 आते हैं, इनके नाम हेडिंग के हिसाब से याद नहीं रखने. आपको ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूएनडीपी है तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? नंबर 1. ठीक है, पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए. फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन का ईयर आपको पता होना चाहिए. पूछा जाता है, यस, फैक्चुअल एंगल से पूछा जाता है. हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनडीपी का? हेड कौन है? हु इज हेडिंग दिस पोजीशन? हेड कौन है? ये यूजुअली करंट के एंगल से ज्यादा पूछे जाते हैं अगर कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा. अदरवाइज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गई कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो पूछा जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स यूएनडीपी काम क्या करती है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से हम हर एक बॉडी को लेते जाएंगे और उसको प्रिपेयर करते जाएंगे. जैसे आप यहां देख रहे हो यूएनडीपी, ये फुल फॉर्म है, ये हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, फंक्शन, और जो हेड हैं वो हम जब सारे प्रोग्राम और फंड कर लेंगे, फिर मैंने एक टेबल इनकॉर्पोरेट कर दी है, वहां पे हम सारे हेड्स के नाम फटाफट याद कर लेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. एक एक करके लेते हैं. यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब मेन पहले देखेंगे काम क्या करता है. तो नाम से समझ में आ रहा है डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क करेगा, पॉवर्टी हटाना, इनइक्वालिटी हटाना. देन ऐसी कंट्रीज जो कि खुद से अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं कर पाती हैं, उनके टुवर्ड्स काम करना, उनके साथ मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फंक्शन करना. ठीक है, तो फंक्शन समझ में आ गया. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए. यूएन का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. तो जहां कहीं भी अभी हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज पढ़ेंगे उनके अगर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है तो मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, मतलब न्यूयॉर्क हमें सीधा याद रखना है. अगर किसी और जगह पे होंगे मैं आपको हिंट देते चलूंगी. फॉर्मेशन देखो 1965, 22 नवंबर 1965. ईयर अच्छे से याद रखना. ठीक है, डेट हो सके वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तो ईयर तो याद रखना ही रखना. अच्छा, यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में. ऐसे ध्यान रखो कि बस 20 इयर्स लेटर क्या बन गया? यूएन डीपी बना दिया गया, तो याद हो जाएगा 1965. सिंपल. ऑलराइट, मूविंग अहेड. यूएनईपी, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसमें यूएनईपी में ई क्या है? एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो ये किस पे काम करेगा? ये काम करेगा टू प्रमोट वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट. क्या
तरक्की भी कीजिए, आप ग्रोथ भी कीजिए, बट एनवायरमेंट सस्टेनेबली यूज होना चाहिए। इसके ऊपर एनवायरमेंट प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी जो कि एनवायरमेंट से डील करती है, यूजुअली उसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में। और अफ्रीका में अगर किसी बॉडी का हेडक्वार्टर है यूएन रिलेटेड, तो वो नायरोबी में ही है। अफ्रीका में और किसी जगह पे यूएन रिलेटेड किसी भी बॉडी का हेडक्वार्टर नहीं है। और ठीक है, तो अब देखो एनवायरमेंट हमने बोला, एनवायरमेंट यानी पेड़, जंगल, और बहुत सारे जंगल अफ्रीका में है। पहुंच जाओगे अफ्रीका, और अफ्रीका पहुंचते ही बस नायरोबी कीनिया पहुंच जाना, बिकॉज अफ्रीका में एक ही जगह आपको यूएन सिस्टम का कोई हेडक्वार्टर मिलेगा किसी बॉडी का। ओके, तो यूएनईपी से एनवायरमेंट यानी अफ्रीका के जंगल, अफ्रीका यानी नायरोबी कीनिया। ठीक है जी, चलिए 5 जून 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हर एक ईयर के लिए मैं आपको फोनेटिक नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में एसोसिएशन बिठाना। 1945 में यूएन बना था। ठीक है, 1965 के अंदर यूएनडीपी बना था। 65 के बाद 72 में यूएनईपी बन गया। तो ऐसे कुछ ना कुछ एसोसिएट करते हुए चलो, कहानी पकड़ते हुए, तो सेटल रहेगा दिमाग में। यूएनएफपीए, अब एफपीए को जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो कुछ अलग ही नाम निकल के आता है, पॉपुलेशन फंड बोलते हैं इसको हम। यूएनएफपीए इज व्हाट? यूएन पॉपुलेशन फंड। पॉपुलेशन फंड क्या काम करता है? एक ऐसी दुनिया हो जहां पे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, यानी कि प्रेगनेंसी कंट्रोल है ना, बर्थ कंट्रोल, या फिर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देना। बर्थ सेफ हो, यानी मेटर्नल डेथ्स नहीं हो रही हो, यंग लोग जो है अपने पोटेंशियल तक पहुंच रहे हो। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूथ का पूरा करियर और फ्यूचर खराब हो रहा होता है। तो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल्ड मैनर में बढ़े, अनवांटेड तरीके से ना बढ़े, इसके ऊपर काम करता है यूएनएफपीए। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? अगेन ये भी न्यूयॉर्क में ही है, तो हम अलग से कोई टेक्निक नहीं लगाएंगे। फॉर्मेशन ईयर इसका 1969 है। अब देखो YouTube पे जब मैंने बहुत पहले ये टॉपिक लिया था, तो मैं 69 के लिए आई वॉज नॉट एबल टू गिव हिंट ओपनली। वाई? बिकॉज यूट्यूब इज अ ओपन फोरम, हर बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर माइंडसेट का नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं आपको बता सकती हूँ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। अगर आपको पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी एंड यू वांट टू हैव योर सेक्सुअल प्लेजर्स ऑल्सो, सो देयर इज 69 एक पोजिशन होती है जिसको कहा जाता है दैट इफ यू इंडल्ज इनटू 69 पोजिशन, प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती उस केस में। तो 69 आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज नहीं लेना, ये बिल्कुल समझ के बाहर है, तो आ जाइए, इस पे आ जाइए। 45 में यूएन बना, 65 के अंदर यूएनडीपी बना था, फिर यूएनएफपीए यानी कि पॉपुलेशन फंड 69 में बन गया, फिर यूएनईपी 72 में बन गया। ऐसे करके कहानी याद रख लो। ठीक है, कुल मिला के याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। यूएन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? दैट एरिया वेयर अ पर्सन लिव्स, राइट? तो यूएन हैबिटेट का काम क्या है? सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट्स हो और एडिक्वेट शेल्टर सबको मिले, यानी कि डेवलपमेंट होते रहे, है ना, सबको घर मिल सके, हर के पास अपना एक घरौंदा, एक हैबिटेट होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल तरीके से बन रहे हो, वो डेवलपमेंट हो रहा हो, वो काम यूएन हैबिटेट देखता है। हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया। अब देखो हैबिटेट जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, एनवायरमेंट में ही पढ़ते थे, एनिमल एंड इट्स हैबिटेट पढ़ते थे ना, तो हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही हैबिटेट पढ़ते थे। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ था? नायरोबी कीनिया में, तो हैबिटेट का भी वहीं पहुंचा दो। ठीक है, रिलेटेड। ये 78 में बना है, 78 में। यूएनईपी 72 में बना था, यस, और यूएन हैबिटेट 78 में बना है। तो यहां तक की कहानी अभी तक क्लियर है? यस। चलिए यूनिसेफ पे आते हैं, बड़ा पॉपुलर है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बहुत से बच्चों को नहीं पता है, गड़बड़ करते हैं। हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड ऐसे करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। नो, अभी जो मेन फुल फॉर्म है यूनिसेफ का, दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यस, यही है इसका करंट वाला फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या काम करता है? बच्चों के अधिकार, चिल्ड्रन राइट के ऊपर काम करता है, वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सके, जब तक वो अर्ली चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक नहीं आते, उनका पूरा जो राइट्स हैं, उनका वेलबींग है, वो यूनिसेफ मैनेज करता है, उनकी पढ़ाई, एवरीथिंग। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, और देखो 11 दिसंबर 1946 में ये एग्जिस्टेंस में आया था,
राइट 1946। तो 1945 में यूएन बना और फिर उनको लगा रहे नहीं बच्चों पे तो ध्यान गया ही नहीं, वर्ल्ड वॉर में बहुत से बच्चों ने सफर किया है, तो चलो 46 के अंदर, इसमें डेट भी ध्यान रख लेना 11 दिसंबर, है ना, एक बच्चे पे ध्यान जाना चाहिए, ऐसा 1946 में सोचा और दिसंबर में जाकर के यूनिसेफ को एग्जिस्टेंस में लाया गया। क्लियर? यस। चलो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब ध्यान दे लो, एक ही बार बता देती हूँ, सारी फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फूड रिलेटेड अगर कोई भी बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई भी बॉडी है यूएन के साथ में जो काम कर रही है, तो उसके हेडक्वार्टर रोम इटली में ही होंगे। ठीक है, अगर कोई फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड बॉडी है, स्पेशलाइज एजेंसी हो, फंड प्रोग्राम हो, कोई भी हो, फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? रोम इटली के अंदर होगा। बिल्कुल आंख बंद करके मार्क कर सकते हो। अगर कोई बॉडी फिनेंस या मनी डील करती हुई है जैसे IMF, तो उनके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही होंगे। यस, ये भी ध्यान रख लो एकदम। ठीक है, तो एनवायरमेंट रिलेटेड कोई बॉडी है तो कीनिया नायरोबी में ही हेडक्वार्टर है, तो UNEP और UN हैबिटेट हो गया। फूड या एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे तो रोम इटली में है, फिनेंस रिलेटेड होंगे तो वॉशिंगटन DC में है। यस, तो इतना ध्यान हो गया। तो चलो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या काम करता है? ऑब्वियसली हंगर नहीं हो इसके लिए काम करता है। सो टू हेल्प पीपल हु कैन नॉट प्रोड्यूस और ऑब्टेन इनफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, उनको सपोर्ट करता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। कौन से साल मिला था ये इंपॉर्टेंट है? इन द ईयर 2020। ओके, अब हेडक्वार्टर हमें समझ में आ गया। 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूजुअली 60 की एज पे लोग रिटायर होते हैं ना, तो 61 से ना फूड खाना कम कर देते हैं, बोले अब हम बुढ़े हो गए, अब हम कम खाएंगे। तो 61 एक छोटा सा हिंट वर्क कर सकता है। यस, जो हम आज पढ़ेंगे उसका PDF कहाँ मिलेगा? एक बहुत पेरेनियल क्वेश्चन है, बना ही रहता है ये क्वेश्चन कि मैम सेशन का PDF कहाँ मिलेगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको parchamclasses.in, ये अपनी वेबसाइट है, यहां मिल जाएगा। और जिन बच्चों के पास में PDF बैंक है जो आप परचम ऐप से लेते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, और नए बच्चे जो प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अगर आपको चेकआउट करने हैं तो रेलवे SSC के बैचेस अवेलेबल हैं। मेरे साथ अगर आपको काफी सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स अवेलेबल है परचम ऐप पे, जहां बहुत सारे टॉपिक मैंने इसी तरह से निमोनिक ट्रिक से करवा रखे हैं। मेरा ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपको सारे SSC और रेलवे कोर्सेज में इनकॉर्पोरेटेड भी मिलेगा, इंडिविजुअली भी अवेलेबल है। ठीक है, SSC का अलग से बैच भी है, रेलवे का अलग से भी है, पूरा कंप्लीट, और दोनों का एक कॉमन बैच भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे जी? अब हम करेंगे ये जितने भी हमने फंड्स एंड प्रोग्राम्स पढ़े हैं इनके हेड्स के नाम याद करेंगे। तो UNDP, अलेक्जेंडर डिक्रू। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो अकेले थोड़ी करते हैं, हमारे क्रू को साथ लेके आते हैं, चलो 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 मिलके डेवलपमेंट करेंगे। तो अलेक्जेंडर डिक्रू, अलेक्जेंडर अपने पूरे क्रू को साथ लेके चलता था, जंग जीतेंगे और यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, अपनी पूरी दुनिया बसाएंगे, ऐसे करके ध्यान हो जाएगा। UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम, आइंगर एंडरसन, आइंगर एंडरसन। अब एनवायरमेंट, आइंगर, अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है तो हमें बहुत एंगर होता है। एंगर, क्यों पेड़ काट रहे हो रहा है ना, बहुत जगह होता है, रिवोल्ट करने लग जाते हैं लोग। तो एनवायरमेंट को दिक्कत होती है, सबको एंगर आता है, ऐसे आइंगर एंडरसन। UNFPA यानी पॉपुलेशन फंड, डियान कीटा, डियान कीटा। ये क्या कीता? पॉपुलेशन बढ़ा लेता, अनवांटेड वो भी, तो ये कीटा से याद रखेंगे। UN हैबिटेट, एना क्लॉडिया रॉसबैक, एना क्लॉडिया रॉसबैक। तो हम कहीं भी जा रहे हो, हम वापस बैक अपने हैबिटेट में ही पहुंचना चाहते हैं ना, तो इसका बैश भी पढ़ सकते हो, रॉसबैश, या रॉसबैक भी पढ़ सकते हो। तो एना क्लॉडिया के आना तो तुम्हें बैक यही है, आना तो बैक अपने हैबिटेट में ही है हमें। ओके, देन यूनिसेफ, यूनिसेफ को हेड कर रही है कैथरीन एम रसल। कैथरीन, कैथरीन कहीं ना कहीं कैटरीना जैसा साउंड करता है ना, तो कैटरीना को इमेजिन कर सकते हैं, यूनिसेफ को हेड कर रही हैं। हाँ, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड, सिंडी MH मकेन। मकेन के वो फूड पैकेट्स भी आते हैं, नहीं तो सिंडी से आप कैंडी कर सकते हो। खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम कैंडी खा लेंगे, फूड एंड कैंडी एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। सो मैंने छोटे छोटे हिंट्स दे दिए हैं, आपको ये सारे नाम याद यहीं पे हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़े उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, आ जाइए। ओके, सो रिवीजन के लिए, या चलो
आगे बढ़ने से पहले एक बार अभी तक जो पढ़ा है उसका क्विक रिविजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी कब आया था एग्जिस्टेंस में? 1965 में आया, न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर्ड है। फिर हमने यूएनईपी पढ़ा, यूएनईपी 1972 में और नायरोबी के अंदर हेडक्वार्टर्ड है, नायरोबी कीनिया में। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था? मुझे सीक्वेंस अगर याद भी नहीं है तो मैं रैंडम लिख देती हूँ। यूएनएफपीए यानी कि पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन फंड 1969 में आया था। और कहाँ? कोई नाम हमें पॉपुलेशन वाला याद नहीं है, राइट? तो हम क्या लिख देते हैं? न्यूयॉर्क ही था ये भी। यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट, राइट? और यूएन हैबिटेट कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? नायरोबी के अंदर ही है। हमने बोला था हैबिटेट हम एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं, एंड 1978 में ही आया था। देखो, हैबिटेट का ईयर पूछना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने फिर भी लिख लिया है। यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ कब आया था एग्जिस्टेंस में? 1946 में आया था। और कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? यूनिसेफ का भी कुछ याद नहीं है तो यही है। और कुछ बचा? एनीथिंग एल्स? 1 2 3 4 5 एक और कोई रहता है, हमें देखना पड़ेगा। इवन आई कैन नॉट रिकॉल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, फूड प्रोग्राम। सो यस, वर्ल्ड फूड को लेके रोम इटली पहुंचे थे हम 61 के अंदर। ये रहा, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये सारा यहां तक क्लियर है। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? आई होप नॉट। आगे बढ़े, चलो अब हम चलेंगे यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की तरफ। ठीक है, हमने फंड प्रोग्राम्स एंड फंड्स कंप्लीट कर लिए। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं। ओके, यूएन इनको न गवर्न करता है न इनका मैनेजमेंट देखता है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ये यूएन के साथ मिलके काम करती हैं। नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स होते हैं यूएन के साथ में, और उसके तहत ये साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूएन के साथ काम कर रही हैं। अब ये सारे नाम यहाँ पे एक्रोनिम में लिखे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म देकर के भी कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एफएओ का फाउंडिंग ईयर बताइए, एफएओ के हेड बताइए, तो आपको सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, है ना। चलो वही प्रोसेस करेंगे, एक एक करके बॉडी लेंगे और पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखो फूड आ गया, फूड एग्रीकल्चर कहाँ होगा हेडक्वार्टर? रोम इटली। ये देखो दिख रहा है रोम इटली, यस। तो ये रोम इटली में हेडक्वार्टर हो गया। फॉर्मेशन इसका 1945 में ही हो गया था, 1945 में। यूएन बना, यूएन के बनने से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये यूएन के सेम ईयर में भी बन सकती हैं, पहले भी बनी हुई हो सकती हैं, बाद में भी बनी हुई हो सकती है, बिकॉज दीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज, है ना। ये अलग से बनी है और फिर यूएन के साथ अग्रीमेंट में काम करती हैं। तो जिस साल यूएन बना उसी साल एफएओ भी बना है। तो याद रखने के लिए देखो, यूनाइटेड नेशन बन गया, फिर कुछ लोगों को याद है अरे फूड की बड़ी समस्या है, अभी अभी वर्ल्ड वॉर वगैरह सब खत्म हुई है, तो या वर्ल्ड वॉर वाला पूरा सिनेरियो था, तो एफएओ भी उसी टाइम बना है। फूड इज एन अर्जेंट मैटर ना, तो यूएन जिस साल बना उसी साल फूड यानी एफएओ भी बन गया है। तो थोड़ा सा ईयर याद रखना सिंपल हो जाएगा। इसका भी मेन एम फूड सिक्योरिटी अचीव करना है। तो जहां यूएन के फंड्स प्रोग्राम में भी एक बॉडी है जो फूड पे काम कर रही थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में एफएओ भी फूड पे काम करता है। नेक्स्ट बॉडी ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन जो आम नागरिक उड़ते हैं, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कौन ड्राफ्ट कर रहा है, कौन उनको रेगुलेट और गवर्न कर रहा है? ICAO करता है। ठीक है, तो ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप करना, और जो मेंबर नेशंस हैं वो वर्ल्ड स्काइज एक दूसरे के यूज कर सकते हैं, यानी किस कौन से देश का प्लेन मेरे कंट्री के ऊपर से गुजर सकता है नहीं, ये सारी चीजें रेगुलेट ICAO करती है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर्ड है। ये अकेला एक ऐसा बॉडी है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको यूएन पूरे सिस्टम में से हेडक्वार्टर मिलेगा। यानी पूरे यूएन सिस्टम में कनाडा में एक ही बॉडी का हेडक्वार्टर है, सिविल एविएशन। सी से सिविल, सी से कनाडा, हिंट मिल जाएगा। कनाडा में मॉन्ट्रियल। कौन से साल बना था? 1947, जिस साल हम आजाद हुए। हम यहाँ आजाद हो रहे थे, वहां ICAO बन रहा था। ICAO बन रहा है वहां पे, हम यहाँ फ्रीडम ले रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट।
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या काम है इसका? रूरल पॉवर्टी रिड्यूस करना। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं पर बहुत पुअर हैं, उनके अंदर हंगर चल रहा है, माल नरिशमेंट चल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी, इनकम इंक्रीज करना एग्रीकल्चरल एरियाज में। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर आ गया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? रोम, इटली। ये देखो सेम आ गया। एंड 7 हम साथ साथ हैं 77 से याद रख सकते हैं, हम साथ साथ हैं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 1972 में यूएनईपी ने, यूएनईपी से नहीं करेंगे, 1978 में हैबिटेट था, इससे भी नहीं। 1961 में क्या था, बना था? देखो रिवीजन हो रहा है हमारा। 1961 में बना था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और ये बना है 77 में। नहीं, इससे एसोसिएशन तो कुछ नहीं बैठ रहा, तो हम सीधे करते हैं IFAD, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा गरीब देशों को भी, तो साथ साथ से याद रखो, यही बेस्ट है, साथ साथ 77। ओके, देखो हर जगह मैं आपको हिंट नहीं दे पाऊंगी, जहां जहां पॉसिबल होगा मैं दूंगी। जो हिंट आपको अच्छे लगे ले लेना, जो नहीं लगे सीधे याद करने की कोशिश करना। और हर बॉडी के ईयर या फॉर्मेशन ईयर पूछे जाएं ये जरूरी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वहां मैं अच्छा हिंट देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? आगे आओ, ILO, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन के टाइम भी पढ़ा था हमने ILO के बारे में, लीग ऑफ नेशंस एंड ऑल दैट, राइट? तो चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? लेबर के अधिकारों के लिए, है ना, राइट? सो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाती है ये, ताकि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लेबर को मिल सके। ये है हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो कि जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड हैं, हम पढ़ेंगे अभी आगे। और फिर मैंने आपके रिवीजन सेक के लिए एक स्लाइड लगा दी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड हैं वो सब मैंने एक साथ डाल दी। स्विट्जरलैंड में अगर हेडक्वार्टर्ड हैं तो मेजॉरिटी केस में जिनीवा में ही है, एक जगह बस बर्न, स्विट्जरलैंड है, बस वो भी UPU का है, वो मैं बताऊंगी बाद में, बाकी सब जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ओके, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कैसे याद रखें? क्या लेबर होना जीन में रहता है कि मैं अगर लेबर हूं, मेरा बच्चा भी लेबर हो गया, मेरे पूर्वज लेबर थे तो मैं भी लेना? ये जीन से कोई लेना देना नहीं, तो जीन से जिनेवा याद रख सकते हो। एक तो ये हिंट हो सकता है। नहीं तो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि भाई आप लेबर बनना पसंद करोगे, मैंने कहा हाँ पसंद करेंगे ना, स्विट्जरलैंड में, लेकिन बड़ी सुंदर जगह, वहां मेहनत करने में मजा आएगा, तो हम लेबर बनना चाहते हैं पर स्विट्जरलैंड में, ऐसे याद रख लो। ओके, और 1919 में ही लीग ऑफ नेशंस के अंडर में बना था, ये तो हमें पहले से पता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मनी, पैसा। मैंने आपको बोला था मनी रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर कहाँ होगी? वॉशिंगटन DC, USA के अंदर। ठीक है, क्या काम करती है IMF का काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन पहुंचाना, ट्रेड फैसिलिटेट होगी, पैसा अगर पहुंचेगा, लोन्स वगैरह देना, उससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। ओके, तो IMF मनी सप्लाई, मनी लोन इन सब में हेल्प करती है। 1945 में ही ये बनी थी। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी, और IMF, जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना पैसा इंपॉर्टेंट है, दोनों UN वाले साल में ही बने हैं, 1945 के अंदर। ठीक है, फिर हम आते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ट्रिंग ट्रिंग, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मेन काम क्या है इसका? इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, रेडियो स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेट किया होगा, तो उन सबको गवर्न करती है, उसके स्टैंडर्ड्स बनाती है ये बॉडी। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब आप देखो, लेबर बन के स्विट्जरलैंड गए थे, अब बात तो करोगे ना घर पे, तो टेलीकॉम का इस्तेमाल कर रहे हो, स्विट्जरलैंड, तो ये भी स्विट्जरलैंड से एसोसिएट कर लो। 1865 में, यस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडीज जो UN के साथ मिलके काम कर रही है, 1865 में बनी थी ये। एक आप ITU पढ़ रहे हो, UPU भी बहुत पुरानी है, वो भी 1800 के टाइम की है। ठीक है, तो 1865 में ITU बनी थी, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। यूनेस्को, एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं, बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पढ़ते हैं ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करती है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेके आती है एजुकेशन के अंदर, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन में, और इसकी वजह से पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करती है।
ठीक है, जो भी धरोहर है एक दूसरे की, उनके बारे में एडुकेट करना, उनको सिक्योर करना, कल्चरल रिलेशंस नेशंस के मेंटेन रखना, ये सब यूनेस्को का काम है। यूनेस्को हेडक्वार्टर्ड है पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस, फ्रांस। पेरिस के अंदर एक बहुत मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है ना, आईफिल टावर, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो आईफिल टावर ध्यान रहेगा आपको, यस। सो यही जो आईफिल टावर है, ओके, यूनेस्को और आईफिल टावर याद रखना। आईफिल टावर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर भी आईफिल टावर वाली जगह यानी पेरिस, फ्रांस के अंदर है। कौन सी ईयर में बनी है? 1945 में ही। तो इंसान को खाना चाहिए, पैसा चाहिए और कल्चर भी तो चाहिए। तो 1945 में जब यूएन बना, एक तरफ पैसा यानी आईएमएफ बन रहा था, एक तरफ खाना यानी एफएओ बन रहा था, एक तरफ कल्चर यानी यूनेस्को बन रहा था। 1945 के हैं ये सब। यूनाइडो, यूनाइडो इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करती होगी? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी यानी पॉवर्टी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होगा। लेकिन ये सब करते हुए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, ये यूनाइडो देखती है। ठीक है, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। जब इंडस्ट्रीज काम करती हैं, कारखाने चलते हैं उनके, है ना, तो मशीन्स चलती है तो बहुत शोर होता है, आवाज आती है, पर वो परेशान करने वाली आवाज है। उसी एक दूसरी तरफ देखो, वियना से मिलता जुलता वीणा लग रहा है। वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, वीणा से भी आवाज आती है लेकिन वो मधुर आवाज है। तो एक तरफ इंडस्ट्री की आवाज है, एक तरफ वीणा की आवाज है। रिलेट हो जाएगा, ओके। और ये 1966 में बनी है। छी छी, इंडस्ट्रीज कितना शोर करती हैं यार, छी छी, नो, तो 66 याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, UNWTO। UNWTO, अब देखो सिर्फ अगर WTO लिखा हुआ आता है तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इसके आगे अगर UN लगा दिया जाए तो ये ट्रेड नहीं, ये टूरिज्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और टूरिज्म को लेकर के आज तो दुनिया मैड है एकदम, हर किसी को टूरिस्ट बनना है। किसी को पैसे कमाने तो सिर्फ इसलिए कि वो टूरिस्ट बन सके, किसी को पैसे कमाना छोड़ के टूरिस्ट बनना है। एवरीबडी वांट्स टू टूर, राइट। तो टूरिज्म और मैड, एवरीबडी इज मैड आफ्टर बीइंग अ टूरिस्ट। सो मैड्रिड स्पेन हो गया। 1974 में ये बनी थी। तो कैसे याद रख सकते हो? 1972 याद है आपको, UNEP वाला साल, बस। तो 1974 में EP बनने के एक साल छोड़ के अगले ही साल सब टूरिस्ट बनना शुरू हो गए कि वाह अब तो एनवायरमेंट बढ़िया है, चलो टूरिस्ट बनते हैं, ओके। सो मेन इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना। फिर हम आते हैं UPU। हमने ITU पढ़ा था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। इस तरह से UPU देखो, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्ट चिट्ठी पत्री, हाँ, और ये भी बहुत पुरानी है, 1874, हाँ। और इसका मेन फोकस क्या है कि जो पोस्टल सेक्टर में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना। तो एक प्रॉपर यूनिवर्सल नेटवर्क रहे, जैसे हम कुरियर्स भेजते हैं, इंटरनेशनल कुरियर्स वगैरह जाते हैं, तो उनकी सारी रेगुलेशन UPU के थ्रू हो रही होती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये स्विट्जरलैंड में बर्न में हेडक्वार्टर्ड है, जिनेवा में नहीं, बर्न में। तो आपको पोस्ट मिला है, आप उसको एकदम बर्न कर दे रहे हो, क्या मतलब है? हाँ, आजकल तो कोई पोस्ट भेजता नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, बड़ा बोरिंग सा होगा कुछ नहीं। तो आपने पोस्ट लिखा पहले, फिर आपने खुद ही ने बर्न कर दिया, क्या मतलब है? सामने वाला तो रिप्लाई देगा ही नहीं। आज तो व्हाट्सएप और मेल एंड दिस एंड दैट का जमाना है। तो बर्न याद रखिएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ITU से जोड़ करके ही याद रख सकते हो। आप लेबर बन के स्विट्जरलैंड गए, वहां से आपने टेलीकॉम किया, फिर आपने सोचा चलो मैं चिट्ठी भी लिखूं, फिर आपने उस चिट्ठी को बर्न कर दिया कि जवाब तो मिलेगा नहीं। तो सब स्विट्जरलैंड में, वो दोनों जिनेवा में थे, ये बर्न में हेडक्वार्टर्ड है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? जितनी भी इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करना है, डायरेक्शंस निकालने हैं, वो WHO करती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेबर बन के गए थे, टेलीफोन किया है घर वालों को, क्या बता रहे हो? मेरी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो हेल्थ अगेन, स्विट्जरलैंड जाओगे तो वैसे ही हेल्थ अच्छी हो जाएगी। AQI कितना बढ़िया है वहाँ का। ये 1948 में बनी है, जिस साल हम आज़ाद हुए अगले ही साल, है ना, ऐसे ध्यान रखो। 1947 में हम आज़ाद हुए
तो क्या आपको लग रहा है 1948 में इंडिया की हेल्थ बहुत अच्छी रही होगी? एजुकेशन, सोसाइटी वाइज, हेल्थ वाइज हम बहुत अच्छा करेंगे? नहीं। तो ऐसा देख लो, 47 में हम आजाद हुए, 48 में हमारी हेल्थ बड़ी बुरी थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रह जाएगा। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग की, तब मैं आपको वीपो के बारे में भी बताती हूँ कि इंडिया में जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई के अंदर मैनेज करती है, ग्लोबल लेवल पे वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो चीज़ आपने अपने इंटेलेक्ट से बनाई है और फिर आपने उसका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब करवा लिया है, तो ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सबको क्या बोलते हैं? पेटेंट, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये बॉडी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैंने कोई चीज़ बना के अपने नाम से पेटेंट कर ली, कोई और अपने नाम से तो नहीं बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो भी कार्यवाही करनी है वो सब वीपो देखेगी। ठीक है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। तो अब सोचिए ना, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है, इतनी सुंदर जगह देख के आप कई तरह की इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल चीजें बना लेते हो। ओके, 67 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर हम आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? वर्ल्ड बैंक का काम है वही फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, पॉलिसी से रिलेटेड एडवाइजेस देना। और कहाँ हेडक्वार्टर्ड होगा? सोचो, वॉशिंगटन डीसी। मैंने आपको कहा था मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सारी बॉडी वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर्ड है। 1944 में ये एग्जिस्टेंस में आई। यूएन बना उससे 1 साल पहले वर्ल्ड बैंक बन गया, ध्यान रख लीजिएगा, रिलेट करके ही याद रखो, बहुत इजीली याद होगा। जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 3 बॉडीज आती हैं। ओके, एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये ज्यादा गरीब देशों के साथ काम करती है, और एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। Then coming over to IMO, that is International Maritime Organization. Maritime deals with what? Maritime deals with water. तो ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी शिपिंग रेगुलेशंस बनाना, वाटर से रिलेटेड सेफ्टी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, उनके लीगल एक्शन, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम करती है। कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? लंदन, यूके। यूके का मैप देखा है? ग्लोबल मैप पे ध्यान है कहाँ पोजिशनड है? यहाँ पे यूके आता है, ओके, और नीचे से इधर इंग्लिश चैनल जाता है, और आसपास भी पानी ही पानी है ना, आइलैंड कंट्री जैसा है ये, आसपास पानी है। तो जब इतना पानी है तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का हेडक्वार्टर लंदन यूके पहुंचा दिया। ठीक है, और फॉर्मेशन 1948। तो 47 में हम आजाद हुए ब्रिटेन से, और 48 में ब्रिटेन ने बोला कि चलो IMO का हेडक्वार्टर ला दो हमारे यहाँ पे, कुछ तो काम करें, इंडिया को छोड़ा है हमने। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, आगे बढ़े। WMO, अब देखो यहाँ पे जो M है ये मैरीटाइम नहीं है, ये है मीटियोलॉजिकल, मौसम से रिलेटेड। तो IMO इज इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड WMO इज वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, कंफ्यूज नहीं करना है। इन दोनों के M का क्या मतलब है? ठीक है, अब मीटियोलॉजिकल है तो क्या काम करेगा? इसका मेन काम है कि इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, लैंड, ओशन किस तरह से इंटरफेयर या इंटरैक्ट कर रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, टोर्नेडोज आ रहे हैं, ओके, क्लाइमेट के प्रेडिक्शंस लेके आना। तो इन सब एरियाज में देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हों, ये सारी चीजें इंश्योर करता है WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मौसम, मीटियोलॉजिकल इज रिलेटिंग टू मौसम। मौसम कहाँ का सबसे अच्छा है? स्विट्जरलैंड। बस ऐसे ध्यान रख लेंगे, इसीलिए तो हम वहां लेबर बन के जा रहे थे। और ये आया एग्जिस्टेंस में 1950 में। इंडिया का मौसम बदला जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, तो 1950 ध्यान रख लेना, मीटियोलॉजिकल से एसोसिएट कर लो। ये हिंट है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इस तरह से, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए, 1950 याद रहे इसके लिए। लो जी, तो अब आपके रिवीजन के लिए एक ऐसी स्लाइड डाल दी गई है जिसमें वो सारी बॉडीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिनके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड या बर्न स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो जेनेवा वाले दिए हुए हैं ना, ILO, WHO, ITU, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनके हेड्स के नाम, जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अभी पढ़ी हैं, फटाफट से उनके हेड्स देखते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू, डोंगा समझते हैं? डोंगा एक ऐसा बर्तन होता है क्रिसेंट से शेप का। तो फूड एंड एग्रीकल्चर
हम डोंगा लेके पहुंच गए, दे दो ना। बोले क्यों डोंगा लेके आ जाते हो रोज? अरे आप फूड एंड एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन, हम डोंगा लेके तो आएंगे। ICAO सिविल एविएशन, जहाज, हुआन कार्लोस सालाज़र, इसको जुआन भी बोल सकते हो आप, वैसे हुआन होता है ये। देखो सिविल एविएशन है यानी एरोप्लेन, और यहाँ कार्लोज में कार, तो फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट से चले जाओ, नहीं तो कार से चले जाओ। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एल्वारो लारियो, तो आपके पिताजी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हुए हैं। और वो बोल रहे हैं अरे भाई मैं अकेला कितना करूं, इंटरनेशनली लोगों को बुला ना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें। आप बोल रहे हो लारियो लारियो, अभी लारियो अभी लारियो अभी लारियो, तो आप इंटरनेशनली बॉडीज लेके आ रहे हो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, लारियो लारियो आई एम ब्रिंगिंग। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट एफ यूम्बो, गिलबर्ट एफ यूम्बो, बो समझते, बोटाई होती है जो इस तरह से बोटाई होती है, यस, गले में तो जो भी लेबर है उनको बोटाई पहनाई जा रही है, वेरी गुड, काम बहुत अच्छा करते हो आप, बोटाई पहन के रहा करो। ओके, देन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जिसका मॉनेटरी फंड बहुत अच्छा है, क्रिस्टल्स में खेलता हुआ जीवा, क्रिस्टलीना, क्रिस्टल, ओके, क्रिस्टल में जीवा। ओके, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, डोरीन बोगडान मार्टिन, अगर अपन बहुत ज्यादा फोन पे बात करें, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करें, तो पड़ती है ना मार, पड़ती है ना, हाँ, तो मार्टिन, जैसे ही आप फोन पे बात कर रहे हो मार पड़ रही है, नहीं तो मॉर्टिन, फोन पे बात कर रहे हो मच्छर काट रहे, आपने मॉर्टिन जला दिया। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यूनेस्को को हेड कर रहे हैं खालिद एल इनानी, पहले अरब कंट्री के हेड हैं जो कि यूनेस्को के हेड करने आ रहे हैं, मतलब इजिप्ट से हैं ये, खालिद एल इनानी। यूनेस्को की अधिकतर साइट्स खाली पड़ी रहती है ना, कोई रहता थोड़ी है उनमें, तो खालिद अल इनानी। आगे देखो, यूनाइडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो अब ये एक बार पढ़ लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो करना है, बाकी एक बार रीड कर लो। गर्ड म्यूलर, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गर्ड म्यूलर के लिए और कुछ नहीं है, GM ले सकते हो। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इंडस्ट्री चला दी आपने, बहुत ही बढ़िया, क्यों चलाई, कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना नॉइस कर रही है, GM से कर सकते हो। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जुराब पोलोलिकाश्विली, जुराब समझते क्या होता है, जुराब मोजा, सॉक, तो आप जब भी टूरिज्म के लिए निकलते हैं आप सॉक्स भी नए के नए खरीदते हो, पुराने सॉक्स भी नहीं पहनते, इतने मैड हो आप टूरिज्म के लिए। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मासाहिको मेतोकी, मासाजी को आप मासाजी को चिट्ठी लिख रहे थे, फिर आपने बर्न कर दी, मासाही को चिट्ठी लिख रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, सो डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, अगर किसी की हेल्थ खराब होती है तो बेचारे आधे हो जाते हैं ना, सूख के बोलती है ना मम्मियाँ, सूख के आधा रह गया मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, है ना, तो एडनॉम गेब्रेयेसस। ओके, रीजस फैक्टर होता है ना ब्लड के अंदर, RH रीजस फैक्टर, उससे भी आप हेल्थ रीजस गेब्रेयेसस एसोसिएट कर सकते हो। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डैरेन टांग, अगर किसी ने मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराई मैं टांग दूंगी उसको, या किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ, उन्होंने किया है वो मेहनत, उन्हीं के नाम से बिकनी चाहिए, टांग। वर्ल्ड बैंक को पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जो वर्ल्ड बैंक को हेड कर रहे हैं, अजय बांगा, बांगड़ा कर लो इसी बात पे, अजय बांगा जी वर्ल्ड बैंक को हेड कर रहे हैं। अब आया इंडिया वर्ल्ड बैंक पे, ऐसे करके एसोसिएट कर लो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आर्सेनियो डोमिंगुएज, मैरीटाइम, वाटर में किसी ने आर्सेनिक मिला दिया, आर्सेनिक है इसके अंदर, पॉइजनस हो गया वाटर। ओके, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेलेस्ते सोलो, मौसम बड़ा ठंडा है, मौसम बड़ा खराब है, सोलो, मौसम में बड़ी गर्मी है, AC चला के सोलो, तो कुछ भी हो मौसम में हम तो सो जाइए। और ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, इससे पहले किसी फीमेल ने पोजीशन होल्ड नहीं की है। चलिए जी, तो यहां तक होती है आपकी कहानी
दो एरियाज की खत्म। अभी ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट आप इसके बाद पढ़ोगे। अभी हमने फंड्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएन की कंप्लीट कर ली है, सेकंड पार्ट में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए दो क्वेश्चंस जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पोस्ट आपने बर्न की थी, यस, बर्न स्विट्जरलैंड में। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फुल फॉर्म पे भी आ सकता है, ईयर पे भी आ सकता है। इन विच ईयर वाज आईएमएफ फाउंडेड? अब देखो, आईएमएफ में जरूरी नहीं आपको फुल फॉर्म लिख के दे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको खुद पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन से साल में बना था? सोचो। पैसा उसी साल चाहिए हमको जिस साल यूएन बना, 1945, है ना। एफएओ भी उसी टाइम बनी थी, यस। यूनेस्को भी उसी साल बनी थी, याद आया कुछ? ओके सो और तीसरे तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे हेड पूछा जा सकता है, यूनेस्को को कौन हेड कर रहे हैं बताइए, तो पता होना चाहिए, खालिद एल इनानी। यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थर्ड कैटेगरी है। पहली बॉडी आ रही है सीटीबीटीओ। सीटीबीटीओ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन करने की ट्रीटी से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे, एटमॉस्फेयर में, अंडरग्राउंड, कहीं भी वो ना हो। हालांकि ये यूनिवर्सल है, यानी कि सीटीबीटी जो है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सभी ने ऑलमोस्ट सभी इसका पार्ट है, लेकिन इट इज नॉट लीगल। जो इसको मान रहे हैं, अगर वो फिर भी न्यूक्लियर टेस्ट करें तो क्या उनके ऊपर कोई लीगल कार्यवाही की जा सकती है? नहीं, इट इज नॉट लीगल। लेकिन हाँ, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप सीटीबीटीओ के मेंबर हो तो यू शुड नॉट एनकरेज न्यूक्लियर टेस्ट्स एनीवेयर, ओके, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एनीवेयर। सो ये जो बॉडी है ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। अब ध्यान करो, वियना, ऑस्ट्रिया में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनाइडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री बहुत सारा शोर करती हैं, साउंड वो भी है, साउंड वीणा का भी है, पर वीणा का मधुर साउंड होता है, रिमेंबर वी हैड डन इट। तो जहां कहीं भी साउंड आ रहा है, नॉइज आ रही है, वहां हम वियना, ऑस्ट्रिया पहुंचा रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को। तो यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट में बहुत तेज धमाका होता होगा, तो ये भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। याद करने का बहुत अच्छा हिंट है हमारा, ओके। इसकी फॉर्मेशन हुई है 1996 के अंदर। फर्दर मूव करेंगे, चलिए। IAEA, राइट। अच्छा, एक और चीज देखो इधर पीछे, अगर आप सीटीबीटीओ से न्यूक्लियर टेस्ट बैन याद रखो तो न्यूक्लियर टेस्ट में भी आवाज होती है, वीणा में भी आवाज होती है, ये कर लेना। और अगर सीटीबीटीओ सिर्फ ये आ जाए और आपको फुल फॉर्म नहीं भी ध्यान आ रहा है तो देखो, सीटी बजाई जाती है ना, विसिल, उसमें भी साउंड आता है। तो सीटी और वीणा दोनों में साउंड आता है, इससे भी एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्रोनिम से या फिर फुल फॉर्म, दोनों से एसोसिएट हो जाएगा। मूविंग ओवर, IAEA। व्हाट इज IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। अब एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो भी साउंड आएगा, तो देखो ये भी वियना, ऑस्ट्रिया में ही हेडक्वार्टर्ड है। तो सीटीबीटीओ एंड IAEA दोनों कहां हेडक्वार्टर हो गए? वियना, ऑस्ट्रिया में हो गए। क्या काम है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इस एजेंसी का? अगेन ये चाहते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी घातक कामों के लिए, वायलेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना हो, बजाय इसके वी शुड यूज इट इन सेफ, सिक्योर, पीसफुल वेज। तो किस तरह से हम एटॉमिक एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बॉडी बनाई गई थी, ओके। हेडक्वार्टर हमने देख लिया, 1957 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई है। तो पहले IAEA आया है, फिर बहुत बाद 1996 के अंदर CTBTO आया है एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट बॉडी है IOM। IMO याद है हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां हेडक्वार्टर थी? लंदन, यूके के अंदर थी, है ना। ये मैरीटाइम था। अब हम पढ़ रहे हैं IOM, IOM। तो ये जब ओम आ जा रहा है, IOM, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। ध्यान रखना, IMO और IOM में कंफ्यूज नहीं होना है। IMO मैरीटाइम से डील करता था और IOM जिसमें ओम आ रहा है, ओम माइग्रेशन से डील करता है। आप माइग्रेट कर रहे हो यहां से वहां, और ओम का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसे ध्यान रख लेना।
अच्छा, अब जितनी भी बॉडी माइग्रेशन या रेफ्यूजीज से डील करती हुई होंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, जितनी भी बॉडी माइग्रेशन या रेफ्यूजीज से डील करती हुई होंगी वो कहां हेडक्वार्टर्ड होंगी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां होंगी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो देखो ये माइग्रेशन है। अब अगर किसी को अपनी जगह छोड़ के जाना ही है, माइग्रेट करना ही है, या अपना देश छोड़ के कहीं और रेफ्यूज शरण लेनी ही है, तो सबसे सुंदर जगह चलेंगे ना, तो स्विट्जरलैंड जाएंगे। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। ओके, 1951 में ये एग्जिस्टेंस में आई है। 51 रुपए का शगुन। कोई माइग्रेट करके आया है आपके पास, आपने 51 रुपए का शगुन पकड़ा है कि आई, ठीक है, नहीं तो आपने ओम ओम की चैंटिंग की, आपको किसी ने 51 रुपए का शगुन पकड़ा दिया। 51 बोले तो 51 इज अ शगुन ना, 101, 51 लाइक दैट, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन क्या करती होगी? नाम से समझ में आ रहा है कि माइग्रेशन जो हो रहा है, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और रख रखाव करने के लिए बॉडी काम करती है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड लोग जो होते हैं ना, उनका मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट इज OPCW। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। हमने न्यूक्लियर वेपन देखे, एटॉमिक एनर्जी देखी, अभी केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन है। अब देखो केमिकल वेपन ना बहुत ज्यादा साउंड नहीं करते, केमिकल वेपन चुपचाप से आपको खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये वियना ऑस्ट्रिया में नहीं है, ये कहां हेडक्वार्टर्ड है? ये है हेग, नेदरलैंड्स के अंदर। हेग, नेदरलैंड्स में। पहले समझो ये काम क्या करती है। तो दुनिया जहां पे केमिकल वॉरफेयर नहीं चल रहा है ना, केमिकल्स के थ्रू एक दूसरे को मारा जा रहा हो, वॉर चल रही हो, वो सबसे फ्री रखने के लिए OPCW आया है। अब OPCW अगर आप CW से याद रखना चाहो तो आपने CW नहीं किया, आपको हेग, नीदरलैंड्स भेजा जाएगा। हेग, नीदरलैंड किसका हेडक्वार्टर है? सोचो, हमने UN के जब 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स किए थे, उसमें हमने ICJ पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हेग, नीदरलैंड्स बेस्ड है ना। तो यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अगर आपने CW नहीं किया ना, हेग, नीदरलैंड भेज देंगे, जहां पे ICJ है वहां पे आपके केस चलेगा। ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपने केमिकल वेपन्स के साथ में कुछ गड़बड़ की है तो सीधे हेग, नीदरलैंड पहुंचोगे जहां ICJ है। ऐसे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये 1997 में एग्जिस्टेंस में आया था। 1996 के अंदर हमारा आया CTBTO, और उसी से एसोसिएट करके कर लो, अगले साल OPCW भी आ गया, केमिकल वॉरफेयर वाला, ठीक है। रिलेट करके बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं UNFCCC। करंट अफेयर में बहुत पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC के तहत क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं अलग अलग, पढ़ा है ना कई बार। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड होती है, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो वो UNFCCC ही कंडक्ट करवा रहा होता है। तो ये UNFCCC किसके लिए काम करता है? क्लाइमेट चेंज के लिए। जो भी खतरे हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। कहां हेडक्वार्टर्ड है? बॉन, जर्मनी। क्लाइमेट चेंज होते ही, थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज होते ही क्या बॉर्न हो जाते हैं? बहुत सारे जर्म्स। क्लाइमेट चेंज होते ही आर बॉर्न जर्म्स मेनी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। क्लाइमेट चेंज हुआ नहीं एंड आर बॉर्न मेनी जर्म्स, तो जर्मनी, बॉर्न जर्मनी, ठीक है। और ये 1944 में फॉर्मेशन में आया था। 1944 में अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक भी एग्जिस्टेंस में आया था। वर्ल्ड बैंक, इधर वर्ल्ड बैंक बना और उधर UNFCCC भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो 1944 UN बनने से एक साल पहले वर्ल्ड बैंक और UNFCCC दोनों एग्जिस्टेंस में आ गए थे, ठीक है। कोरिलेट करके याद करेंगे, फटाफट हो जाएगा। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने पढ़ा था UNWTO, तब मैंने आपको बताया था कि अकेला WTO आएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, और UN के साथ लगा हुआ WTO आ गया तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे भी एक हिंट लो, कोई भी ट्रेड रिलेटेड अगर बॉडी है UN सिस्टम के अंदर तो वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड होगी, ठीक है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड बॉडी है, कोई ट्रेड रिलेटेड बॉडी है, कोई माइग्रेशन या रेफ्यूज रिलेटेड बॉडी है, ओके, ये सब कहां हेडक्वार्टर्ड हो जाएंगे? एज अ थंब रूल ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड हो जाएंगे। अगर कोई मनी या फिनेंस रिलेटेड बॉडी है, एज अ थंब रूल वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्ड हो जाएंगे। अगर कोई फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है UN सिस्टम की, एज अ थंब रूल रोम इटली में हेडक्वार्टर्ड हो जाएंगे। कल भी बात की थी, अभी आज ये चीजें और ध्यान रख लो। तो चलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? दुनिया भर में जो ट्रेड होती है उसको गवर्न करने वाला ये फोरम है। नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स बनाना, रेगुलेट करना, ये सारा काम WTO करता है। ठीक है, कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। तो 1995 अच्छे से ध्यान रखना है हमको, और ये डेट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहां देखा था, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, यहां पे 1996 में CTBTO है। तो इनको ना एक पिक्चर की तरह बना सकते हो। सबसे पहले आप जैसे इन सभी की बात करो तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई, 1996 में CTBTO आ गया, 97 में फिर हमने देखा था अभी केमिकल वॉरफेयर वाला, किधर गया? ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजें ना रिलेट करके याद रख लो। और WTO का तो अच्छे से ध्यान रखना, 1 जनवरी 1995 फॉर्मेशन है। यू शुड रिमेंबर इट नाइसली। नेक्स्ट देखो ITC, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। एक ITC कंपनी भी है, इस तरह का कुछ सिंबल होता है ना, उसका ट्राइंगल सा बनता है कुछ, समथिंग लाइक दिस। ITC कंपनी भी है, लेकिन ये वो नहीं है। ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। अब देखो ट्रेड सेंटर क्या काम कर रहा होगा? तो दुनिया भर में जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनको इंटरनेशनली ग्रो करने के लिए सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ITC ट्रेड रिलेटेड है ना, मैंने आपको कहा था ट्रेड रिलेटेड कुछ भी होगा तो कहाँ हेडक्वार्टर्ड होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये लो, WTO भी था, ITC भी यही है। WTO बना था 1995 1 जनवरी को, ये बना है 1964। ठीक है, इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो। फिर आइए ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्रिकेट वाला नहीं है ये ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हमने ICJ पढ़ा था, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स UN के, राइट। ICJ कंट्रीज के ऊपर केसेस डील करता है, और वो सिविल लिटिगेशन भी डील करता है ना। ओके, तो ICJ का काम क्या है? कंट्रीज के ऊपर अगर कोई केसेस होंगे तो वो देखेगा, और सिविल लिटिगेशन मैटर्स, कोई धोखाधड़ी भी हुई है, कुछ रेगुलेशंस भी, कुछ गाइडेंस भी देनी है, वो सब भी देखेगा। ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका काम क्या है? ये क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, और ये वॉर क्रिमिनल्स जो होते हैं, यानी इंडिविजुअल्स, अब वो किसी देश के बड़े इंडिविजुअल, यानी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई PM, प्रेसिडेंट, इन लोगों के ऊपर भी केसेस अगर लगते हैं तो वो ICC देखता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, जबकि जो ICJ है वो सिविल लिटिगेशन या सिविल कोर्ट के तौर पे भी काम करता है। लेकिन ये सिर्फ क्राइम ऑफ वॉर, जो लोग क्राइम ऑफ वॉर में दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर केसेस चलाती है, इंडिविजुअल्स के ऊपर। ICJ कंट्रीज के ऊपर डील करती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। लेकिन दोनों ही हेग नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर्ड है, ICC भी और ICJ भी। और एक और बॉडी हमने देखी अभी, CW, OPCW, वो भी हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, ये 2002 में बनी है, देखो रिलेटिवली न्यू है, 2002 के अंदर एग्जिस्टेंस में आई है ICC। ओके, तो अभी तक हमको जितनी भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन करनी थी हमने कर ली। अब हम इनके हेड्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। CTBTO, विसल, हाँ, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट बैन करने वाला, डॉक्टर रॉबर्ट फ्लॉयड। तो रोबोट ने सीटी बजाई और वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। ठीक है, रोबोट, रॉबर्ट से आप क्या ले सकते हो? रोबोट ले सकते हो। सीटी कौन बजा रहा है? रोबोट बजा रहा है। ठीक है, IAEA, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, रफाल मेरिनो ग्रोसी, रफाल मेरिनो ग्रोसी। रफाल सुन के कुछ याद आ रहा है? रफाल नडाल याद आते हैं, टेनिस प्लेयर जो हैं, तो आप उनको देख सकते हो कि जब वो टेनिस खेलते हैं एकदम एटॉमिक एनर्जी से खेलते हैं, उनका एक एक एटम एनर्जी से भरा हुआ होता है। याद हो जाएगा रफाल नडाल से। ठीक है, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM, ओम 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 यूजुअली हिंदू धर्म में किया जाता है। और देखो जो इसके हेड हैं उनका नाम है एमी ई पोप। तो वहां ओम है, यहां पोप है, जो क्रिश्चियन क्लर्गी के हेड होते हैं ना, क्रिश्चियंस के। OPCW, CW यानी क्लास वर्क हमने लिया था, राइट। यहां पे देखो एम्बेसडर फर्नांडो एरियास। ओके, फर्नांडो एरियास। तो रियाज करना समझते हैं? रियाज करना जैसे म्यूजिक में होता है, आपको आपके गुरु ने सिखा दिया, अब आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए। तो आप CW आपको मिला है कि बैठ करके क्लास वर्क कीजिए, क्लास वर्क आपका रियाज ही है, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप एम्बेसडर हो, अपनी क्लास में CW न करने के लिए जाने जाते हो। एम्बेसडर्स होते हैं ना कि ये बंदा एम्बेसडर है, ये CW न करने के केस में, तो एम्बेसडर से भी याद रख सकते हो। UNFCCC, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिमोन स्टील, साइमन सेज एक गेम होता है, साइमन सेज, फिर वो जो भी कहेगा वो करना होता है। तो साइमन सेज क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए,
फॉलो करो। या फिर क्लाइमेट चेंज इतना तेजी से हो रहा है कि आपने देखा हर तरफ सिर्फ स्टील ही स्टील हो रही है ना, एनवायरमेंट वगैरह तो सब गया साइड में, स्टील 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 की दुनिया बनती जा रही है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। पिक्चर बना लेना दिमाग में, पिक्चर बनाने से याद रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसको पहली बार एक वुमेन और एक अफ्रीकन हेड कर रही हैं। पहली बार WTO को एक वुमेन लीड कर रही है एंड एक अफ्रीकन पर्सन लीड कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम ही ऑफ कोर्स। इनका नाम ढंग से पढ़ना, ये प्रोनाउंसिएशन कई बार बच्चे गलत करेंगे। Ngozi Okonjo-Iweala, Ngozi Okonjo-Iweala, नाम ही बड़ा डिफरेंट सा है, हाँ डिफरेंट सा है ना। तो Ngozi Okonjo-Iweala इज हेडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सीधा याद रखो और इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, पामेला कोक हैमिल्टन। ITC जो कंपनी है वो FMCG प्रोडक्ट्स यानी कि बिस्किट्स एंड ऑल दैट भी डील करती है, स्टेशनरी में भी डील करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी है वो। तो कोक आपके लिए हेडिंग हिंट हो सकता है, कोक भी FMCG प्रोडक्ट है ना। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हेड कर रही हैं जज तोमोको अकाने। आपके आका ने आपको कहा था क्राइम करने के लिए, अब हम आपको ICC पहुंचाएंगे। आका ने, आका होते थे ना आपके मास्टर, आपके आका ने आपको कहा होगा। तो ये जापान की हैं तोमोको अकाने जी। तो आका ने, आपके आका ने कहा था क्राइम कीजिए, चलिए अब ICC पहुंचिए, ध्यान रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्राई एंड रिमेंबर ऑल द हेड्स ऑफ वेरियस UN रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए जी, अब हम आते हैं लास्ट एक और हेडिंग पे, अदर UN एंटिटीज जो UN के साथ मिलकर के काम करती हैं। इसमें हम ये कुछ 6 बॉडीज पढ़ने वाले हैं। पहला है UN एड्स, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है। तो जो एड्स से रिलेटेड UN काम करती, कोई बॉडी काम करती है, दैट इज UN एड्स, द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। अब देखो हमने बोला था हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर बॉडी है, कहाँ हेडक्वार्टर्ड होगी, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ हेडक्वार्टर्ड होगी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो एड्स इज ऑल्सो हेल्थ कंसर्न, जेनेवा स्विट्जरलैंड आ गई। क्या काम करती है, एड्स से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं, पहली चीज तो 0 HIV एड्स के केसेस आए, इसके लिए काम करती है। प्लस जो HIV एड्स वाले हो भी गए, उनके टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसके लिए काम करती है। 1994 में एग्जिस्टेंस में आई थी, 1994 में, ओके। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में आई थी, UN एड्स 94 में आई थी। UNCTAD, UNCTAD, UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये भी ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसको UN सेक्रेटेरिएट का ही पार्ट माना जाता है। जो UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, उसमें एक सेक्रेटेरिएट था, तो UNCTAD को उसी का हिस्सा भी माना जाता है और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी काउंट करते हैं। और देखो ट्रेड है तो ट्रेड रिलेटेड जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओके। 1964 में एग्जिस्टेंस में आई थी। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज। तो जो शरणार्थी होते हैं, मान लीजिए एक जगह जंग चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना देश छोड़ के कहीं और रेफ्यूज लेते हैं, वो शरणार्थी या रेफ्यूजी हो गए। तो माइग्रेशन या रेफ्यूजीज भी कहाँ हेडक्वार्टर्ड होंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये देख लो। और UNHCR रेफ्यूजीज जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और वो उनकी सेफ घर वापसी हो सके, वापस अपने देश जा सके, उसके ऊपर काम करते हैं। 1950 में एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। तो देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा यह कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ और बहुत सारे रेफ्यूजी शायद इंडिया में उस समय थे। तो ऐसे करके कुछ रेफ्यूजी से एसोसिएशन कर सकते हो। नेक्स्ट आइए UN ऑप्स किस लिए होता है, ऑपरेशंस के लिए, यानी जो बेसिक एडमिन वर्क होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं UN के, उनको मैनेज करने में UN ऑप्स काम करता है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट तरीके से प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो स्मूथ वर्क कर ले। तो जो भी हम बोलते हैं ना बैक ऑफिस वर्क या ऑफिस रिलेटेड जो वर्क है, सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, वो UN ऑप्स देखता है। ये एक अलग जगह हेडक्वार्टर्ड है भाई, एक अलग जगह हेडक्वार्टर्ड है, कोपेनहेगन, डेनमार्क। अभी तक कोई बॉडी नहीं आई है कोपेनहेगन की। तो अगर हम ऑप्स वर्क करेंगे, ऑपरेशनल वर्क करेंगे, तो UN, एक बार थोड़ा और समझो, देखो ये UN को, गवर्नमेंट्स को और पार्टनर्स को प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में और डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, यानी पूरा बैक एंड संभाल रहे हैं। तो ऑपरेशनल वाले लोगों को कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी ना, कॉपी पेन की। तो पेन
कोपेनहेगन, डेनमार्क। याद रहेगा कोपेनहेगन। ऑप्स वाले लोगों को कॉपी पेन चाहिए होता है तो कोपेनहेगन 1973 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। UNRWA. Now, what is this UNRWA? United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. देखो मैंने आपको बोला था रेफ्यूजीज और माइग्रेशन से रिलेटेड हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन पैलेस्टीन वाला नहीं, क्योंकि पैलेस्टीन के लोगों के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए बनी है, तो वहीं कहीं होगी इसके हेडक्वार्टर भी। यस, तो इसकी हेडक्वार्टर है अमान, जॉर्डन में। ठीक है, UNRWA, अमान, जॉर्डन। RWA की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, और अगर बाय चांस आपको याद नहीं रहे तो RWA से आप रॉ भी ले सकते हो, RAW। तो अम्मा ना कभी भी हमें रॉ खाना नहीं खाने देती है, नहीं 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 गरम गरम पका के खिलाऊंगी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, जो भी पैलेस्टीन रेफ्यूजीज हैं, पैलेस्टीन वॉर की वजह से जो रेफ्यूजीज हैं उनका रख रखाव करने के लिए बनाया गया था। 1949 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फाइनली UN विमेन, तो यस, विमेन इश्यूज, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन जेंडर इक्वालिटी, विमेन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए UN विमेन बॉडी बनाई गई थी, और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क USA में ही, जहां UN का सेक्रेटेरिएट भी है। ओके, कब बनी थी? यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट डेट, 2 जुलाई 2010, रीसेंट अफेयर है, 2 जुलाई 2010। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर शुरू की थी, ऐसे कर सकते हो। 2010 तो बिल्कुल याद रह ही जाएगा, इसकी डेट अच्छे से याद रख लेना। चलिए, अब ये रिवीजन सेक के लिए जो अभी हमने बॉडीज पढ़ी हैं, किन किन के हेडक्वार्टर जेनेवा में, वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया, हेल्थ रिलेटेड है, रेफ्यूजी या माइग्रेशन रिलेटेड है एक्सेप्ट पैलेस्टीन, उसके अलावा ट्रेड रिलेटेड है, तो वो सब जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर्ड है। IOM माइग्रेशन वाली, ट्रेड वाली, ये भी ट्रेड है, ये हेल्थ रिलेटेड है, ये भी ट्रेड है, और ये रेफ्यूजी रिलेटेड है। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द टेबल फॉर ऑल दी हेड्स। यहां पे मैंने UN ऑप्स नहीं डाला है जान करके, बिकॉज UN ऑप्स के हेड नहीं पूछे जाएंगे, तो अननेसेसरली हम क्लटर नहीं करेंगे दिमाग को। UN एड्स को हेड कर रही हैं विनी बेन्यीमा, विनी बेन्यीमा। तो एड्स से हमें विन करना है, होता है ना कि अच्छा HIV हो गया है या एड्स हो गया है, तो डोंट वरी, आप जिंदा रह सकते हो इस बीमारी के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। यू हैव टू विन एड्स, तो एड्स और विन से विनी बेन्यीमा याद रखेंगे। UNCTAD, UNCTAD, रिबेका जर्नस्पैन, रिबेका जर्नस्पैन पहली वुमेन है जो कि UNCTAD को हेड कर रही है, सेक्रेटरी जनरल पोजीशन हेड पोजीशन होती है। UNCTAD, UNCTAD, रिबेका जर्नस्पैन, तो यहां से आप कुछ स्पैन ले सकते हो, और रिबेका जर्नस्पैन वैसे याद रखना चाहिए आपको, बिकॉज बहुत सुपरलेटिव कैटेगरी हो गई, फर्स्ट टाइम वाली कैटेगरी हो गई, पहली बार कोई महिला UNCTAD को हेड कर रही है, तो जर्नस्पैन। पूरे अभी तक के स्पैन में UNCTAD के पहली बार जर्नस्पैन यानी कोई महिला आई है, ऐसे ध्यान रखिएगा। UNHCR जो कि हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है। बरहम सली, या रहम फरमाए खुदा, जो रेफ्यूजीज आते हैं अपना सब कुछ घर बार छोड़ के और खाली निकल रहे होते हैं, कहीं और जाके शरण ले रहे होते हैं, तो वो उनके बैकग्राउंड में ऐसा सॉन्ग चल रहा है, इमेजिन कीजिए, या रहम फरमाए खुदा, कि हम अपना घर बार छोड़ के आए, रहम बरहम सली। UNRWA, ये है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज। फिलिप लाजारिनी, लज्जा आती है ना हमें कि अरे यार ये पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो भी चल रही है, कौन सही है कौन गलत है वो तो छोड़ो, पर इस वॉर में बेचारे मासूम कितने सारे लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, तो लज्जा आने की बात है, पैलेस्टीन वाला मुद्दा है ना, तो लज्जा से लज्जारी नहीं याद रखेंगे। एंड फाइनली UN विमेन, सीमा समी बहुस। बहू कौन होती है? मैन होता है या विमेन होती है? बहू विमेन होती है, तो वहां UN विमेन और यहां बहुस में बहू आ गया। ठीक है, हो गया याद। चलिए जी, तो ये पार्ट भी होता है खत्म। यस, और अब जल्दी से रिकॉल क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो हाउ क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड। चलो आंसर करो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अब मैंने आपको इतना प्यारा हिंट दे दिया है कि फटाफट से आंसर पे पहुंच जाओगे। ट्रेड है, ट्रेड सुनते ही यस, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज UN विमेन फाउंडेड? UN विमेन 2 जुलाई 2010, तो 2010 में बना था। सी विल बी दी राइट आंसर। लीजिए जी, इसी के साथ
ये टॉपिक जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल एंगल से बन जाते हैं। यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है खत्म। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।